तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में पहले तो ये पीडीएफ है जो कि आपको इंग्लिश में भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। पीडीएफ में मैंने डाल दिया है कि आप जब इंग्लिश पेडागोजी करें तो आप इन चीज़ों को देख लें। तो चलिए हाँ, यहाँ पर हमारा मेन मकसद है उर्दू पेडागोजी, तो हम उर्दू से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो एनसीएफ है जिसे आप उर्दू में क्या कहते हैं, कौमी दरसियात का खाका 2005 का है ये। तो इस खाके में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ अहम बातें बोली गई है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। इससे ये सेंटेंस आपको देकर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जुमला जो है, कौन से जुमले जो हैं बोले गए हैं कौमी दरसियात खाके में। तो पहला जो है, सबसे पहले जो आता है, इल्म को बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना। यानी बच्चों को जो आप इल्म दे रहे हैं उनको क्या करो, बाहर की ज़िंदगी से जोड़कर उन्हें बताओ, पढ़ाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है इक्तिसाबी अमल को रटने के तरीके से अलग करना। जो बच्चे के सिलेबस हैं, जो बच्चों की जो किताबें होती हैं पढ़ने की जिसमें उनका सिलेबस मेंशन होता है, तो वो चीज़ हमें उनको रटवाना नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे बहुत सी चीज़ों को रट लिया करते थे, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। रटने के तरीके से अलग ये करने का जो एक है, ये हमें यकीनी बनाना है। मतलब बच्चों को चीज़ें रटवानी नहीं है, ये चीज़ बोली गई है यहाँ पर। दूसरा, बच्चों को निसाबी कत्म मरकूज़ बनाने के बजाय इनमें हमा जहत तरक्की का मौका फराहम करें। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, किताब को लेकर उसको रटते हैं चीज़ों को, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, बल्कि बच्चों में जो होती है एक हमा जहत तरक्की का मौका फराहम करें कि बच्चा जो होता है वो जो होता है हर चीज़ों को डेवलप कर सकता है, एक नई चीज़ों को वो निकाल सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है अगर बच्चों को वो मौके अगर हम फराहम कर दे तो चौथे पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सा लासाफी फॉर्मूला, यानी सा का मतलब क्या होता है, तीन फार्मूला। मतलब जो शिक्षा के लिए हमें 3 फार्मूला एक दिया गया है, जिसमें पहला तो आपका मादरी ज़बान आती है कि बच्चों को मादरी ज़बान में प्राइमरी लेवल तक पढ़ाना है, और फिर जो उसकी मिडल और थर्ड जो होती है उसकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना, उस पर फोकस करना है। तो 3 भाषाओं में बच्चों को पढ़ाने से बच्चों को क्या होगा, एक अच्छा मौका उनको मिलेगा और बच्चे क्या होंगे, जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखना, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने उस वर्ड को हाईलाइट कर दिया है। बच्चा अपने इल्म की तश्कील खुद करता है, ये हकीकत बन सकता है जब हम बच्चों को मादरी ज़बान में इजहार तकफ़ुर का मतलब होता है फ़िक्र करने की आज़ादी। मतलब जब हम बच्चों को, सबसे पहले तो इस सेंटेंस में इस जुमले में देखें कि बच्चा अपने इल्म की तश्कील क्या कर सकता है, खुद कर सकता है। और ये ऐसा रियल कब हो सकता है, जब हम बच्चों को मादरी ज़बान में सिखाएं। क्योंकि जब बच्चा आता है स्कूल में तो वो अपनी मादरी ज़बान से तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होता है, तो जब हम उसको उस भाषा में सिखाते हैं ना, तो बच्चा इंटरैक्ट होता है, बच्चा पार्टिसिपेट करता है, वो हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसको उसकी मादरी ज़बान में हर चीज़ें करने अच्छे से आती हैं। तो अगर हम उनको आज़ादी फराहम करें तो बच्चा जो है अपने इल्म की तश्कील खुद कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्कूल का निज़ामुल औक़ात जो है वो लचीला होना चाहिए। अब देखिए लचीला मतलब कि जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं फ्लेक्सिबल, कोई भी चीज़ हो फ्लेक्सिबल जो होती है वो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा अगर आपने रिजिड बना दिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड कर दो, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। अभी कोई प्रोफेसर, कोई सर, कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो बच्चों के साथ, तो ये भी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हिंदुस्तानी समाज की कसीर लिसानियत को स्कूली ज़िंदगी के एक असासा के तौर पर लिया जाए। मतलब बच्चों को हम क्या करते हैं, एक से ज़ायद ज़बानों में, एक से ज़ायद धर्म यहाँ पर जैसे हमारे हिंदुस्तान में फॉलो किया जाता है, तो डिफरेंट जो रिलीजियस है, भाषा है, सबकी हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना बच्चों को अच्छे से सिखानी है। बच्चों को वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजुर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात मरतब कर सकते हैं।
मतलब वही यहाँ बोला जा रहा है, यानी आप देखेंगे तो एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर बोला गया है कि बच्चों को अगर हम वक्त दें, आज़ादी दें और बड़ों से हासिल, जो उन्होंने बड़ों से हासिल किया है तजुर्बात, तो अब वो बड़ों में कौन आ सकते हैं, टीचर आ सकते हैं, उनके घर के कोई मेंबर आ सकते हैं। अगर ये सब दिया जाए तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्या होंगे, नई मालूमात में उनको बहुत ज़्यादा उनको तरक्की मिल सकती है और वो नई नई चीज़ों को निकाल सकते हैं ढूंढ के। ओके, तो ये था हमारा एनसीएफ जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम आ जाते हैं आरटीई। अब ये जो नोट्स है आरटीई की इंग्लिश में, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो हम आ जाते हैं उर्दू वाले पर। अब देखिए उर्दू का जो है, वेट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम नई तालीमी पॉलिसी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम तालीमी हक जो है वो भी देख लेंगे। तो ठीक है, नई तालीमी पॉलिसी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने नॉर्मल पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी क्लास में नहीं करवाया है और ये पॉइंट बहुत, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। मैंने बहुत ही मुख्तसर तरीके से इस तरीके से चार्ट में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो नई तालीमी पॉलिसी, यानी जिसे आप इंग्लिश में NEP कहते हैं, ये 2020 की है। तो अब देखिए सबसे पहले जो हमारी तालीमी पॉलिसी पहले की जो थी वो थी 10+2। ओके, 10+2 देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। अगर आप अगर आप अच्छे से नोट्स को देखें तो आपको यहाँ दिखाई भी देगा कि 10+2 पहले जो था वो 10+2 को हम फॉलो करते थे 10वीं, और फिर ये 2 मतलब 11वीं और 12वीं। मगर अब इस सिस्टम को हटाकर जो है एक नया सिस्टम लाया गया है, जिसे आप क्या कहेंगे, 5+3+3+4। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 में 3 से लेके 8 साल तक के बच्चे आ जाएंगे। ये जो 3 है, 3 में 8 से 11 साल तक के बच्चों को डाला गया है, और नेक्स्ट 3 ईयर में 11 से लेके 14 साल के बच्चे, और नेक्स्ट 4 ये जो लास्ट है, सबसे आखिरी जो मरहला है यहाँ पर, उसमें जो है 14 से लेके 18 साल के बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग एज 3 से याद करना है, कि जहाँ पहले RTE ये कहता था कि बच्चों को 6 से लेके 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री एजुकेशन देना है, तो अब यहाँ पर न्यू पॉलिसी जो चेंज हुई है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अब बच्चों को आप कहाँ से 3 साल से ही बच्चों को हम एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम को बांटा गया है। सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ याद रखनी है। 5, ये जो 5 दिया है, इस 5 का जो नाम है, इसे आप कहेंगे बुनियादी मरहला। बुनियादी मरहले में बच्चों को 5 साल हमें रखना है। और नेक्स्ट जो आता है वो आएगा आपका तैयारी का मरहला। 3rd मरहले में आ जाता है दरमियानी मरहला, और जो सबसे आखिरी मरहला है जिसे आप कहेंगे सेकेंडरी मरहला। अब ये इस मरहलों के नाम और ये जो सिस्टम है, जो अभी स्कीम बनाई गई है, 5 2 टाइम 3+4, ओके, 5 3 3 4। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब चलिए हम एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। जैसे कि बुनियादी मरहला, इस मरहले में ये बोला गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को हम 3 साल से ही आंगनवाड़ी में डाल देंगे। बच्चे आंगनवाड़ी जाएंगे 1 साल, फिर उसके बाद उनको जमात 1 और जमात 2 में स्कूल डाला जाएगा। ओके, अब तैयारी के मरहले में क्या किया जा रहा है यहाँ पर। इस मरहले में जो है सबसे पहले तो इस मरहले में आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं, तो यहाँ पर जब बच्चा आएगा तो यहाँ पर 3 साल अपना देगा, तो यहाँ पर बच्चे तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 जमात में होंगे। इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इसलिए मैंने इतना मेंशन नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस मरहले में ना हम जो है साइंस, आर्ट्स और रियाजी, ये जो सब्जेक्ट्स आते हैं, हम इन पर बच्चों को क्या करेंगे, ज़्यादा जोर देंगे, यानी ज़्यादा ध्यान देंगे कि बच्चा इस पर ज़्यादा फोकस करे। ओके, अब नेक्स्ट आता है जो हमारा नेक्स्ट 3 साल जो है, जो कि आपका आ जाता है, कौन सा मरहला है, ये दरमियानी मरहला है। तो दरमियानी मरहले में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं, ये भी 3 साल का है। तो यहाँ पर जमात 6 से लेके
सॉरी जमात 6 से लेके 8वीं तक के तुलबा यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है बच्चों को इस सेक्शन में बच्चों को यानी कि दरमियानी मरहले में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का भी स्किल डेवलपमेंट की क्लास भी इनकी शुरू कर दी जाएगी। कौन सी? स्किल डेवलपमेंट की क्लास। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि बच्चा जब यहाँ पर आ गया है तो उनको हम नए नए जो फील्ड होते हैं वो दिखाएंगे। जैसे कि लड़कियाँ हैं, अगर किसी को मेहंदी लगाने में, कढ़ाई बुनाई में किसी को इंटरेस्ट है, या कोई बॉयज़ हैं तो उनको इलेक्ट्रीशियन का या उनको कोई मैकेनिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो हम उनको उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ करवाएंगे ताकि वो इन फ्यूचर अगर इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं 12th तक, आगे भी चले जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि मैं किस में बेस्ट हूँ, मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, या मुझे क्या करना है। ये सवालिया मार्क आता है। ओके, तो चलिए लास्ट वाले मरहले में हम देख लेते हैं। लास्ट वाला मरहला जो है वो है हमारा सेकेंडरी मरहला है। क्लास 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई यहाँ पर आ जाती है बच्चों की, और बच्चों को अपने मजमून जो है चुनने का इंतखाब उन्हें आज़ादी से हासिल है कि बच्चा अब चाहे उसे मैथ्स पसंद है, फिज़िक्स, ज्योग्राफी, व्हाटएवर, वो जो पसंद करता है वो सब्जेक्ट लेकर वो पढ़ सकता है। इसकी पूरी आज़ादी यहाँ बच्चों को दी गई है इस आखिरी मरहले में। ओके, और यहाँ पर मैंने मेन मकसद आपको नहीं बताया। नई तालीम पॉलिसी का ये जो पहला पॉइंट है पढ़ लेना आप, क्या है? 3 साल की उम्र से तालीम शुरू करना होगा। यानी बच्चों की तालीम, जहाँ पहले ये बोला जाता था 6 से 14, अब यहाँ पर बोला जाएगा कि 3 साल की उम्र से बच्चों की तालीम शुरू करनी है हमें। और मकसद 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम को क्या करना, तालीम का हक फ़रोग करवाना, मतलब बच्चों को देना हक। तो ये थी आपकी नई तालीमी पॉलिसी। अब आप पढ़कर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि ऐसा कुछ इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपको ये जो 4 मरहले हैं, जिसे आप दरमियान, बुनियादी मरहला, तैयारी का मरहला, दरमियानी मरहला, सेकेंडरी मरहला, इनके नाम याद रखें आप। और जो है इनका पैटर्न क्या है, 5+3+3+4, इन बातों को अच्छे से ध्यान रखें। चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब देखिए जो अब यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक ले लेती हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उर्दू में क्या होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिनका हमें मीनिंग ही नहीं मालूम होता है। तो जैसे यहाँ रैलिया दिया है कि हकीकी अशिया है जो तदरीसी आमदाद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि कोई उस्ताद अगर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करे, रियल ऑब्जेक्ट को लाकर वो समझाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैलिया। जैसे कि उस्ताद ने गेंद से पेंसिल, झाड़ू, बर्तन वगैरह ला के बच्चों को समझाता है, तो उसे आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो मैंने इंग्लिश पेडागोजी में भी ली है। ये एक तरह का बस्ता जिसमें कि जैसे कि आपकी एक देखिए फ़ाइल होती है, उस फाइल में कैसे आप अपने सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट, आपके रिजल्ट्स, तो इसी तरीके से ना पोर्टफोलियो है जो कि ये रिकॉर्ड होता है। हर स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें बच्चों के अचीवमेंट्स, बच्चों ने क्या, उनके रिजल्ट्स, उनके टेस्ट, उनके फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ों का खाता मतलब मौजूद होता है। उन्होंने क्या किया है इतने साल, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। क्लोज टेस्ट का मतलब यानी खाली जगहों को पुर करने और पढ़ने का मजमुआ है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, एक पैराग्राफ होता है, फिर नीचे कुछ सेंटेंस होते हैं और खाली जगह पुर करना होता है, तो उसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट। अब देखिए यहाँ मैंने ना कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो क्वेश्चंस हम बाद में करते हैं, पहले जो है हम थियरी कर लेते हैं। और देखिए मैं उन थियरी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ जो कि मैंने स्किप किए थे, मतलब जो कि नहीं हुए थे, और जो हुए हैं उन्हें भी हम रिवाइज़ करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए पहले तो हम ज़बान के बारे में ये हम देख लेते हैं कि इसके बारे में हमारा जो संविधान है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं या आइन हिंद के 8वें शेड्यूल में, अगर आप 8th शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम यहाँ कुल ज़बानें कितनी हैं, 22 हैं।
ये याद मतलब ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। कभी क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना हो कि आपको मालूम ही ना हो ये चीज़ें। तो कुल 22 ज़बानें बोली जाती है हमारे भारत में, और जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी ज़बानों को यहाँ मेंशन भी कर दिया है, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है, तो कन्नड़, कश्मीरी, मराठी। तो अब ये नोट्स मैं आपको लिंक टेलीग्राम लिंक पर मैं अपलोड कर दूंगी, आप एक बार सारी लैंग्वेज देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कदीम क्लासिकी ज़बानें। अगर आपसे पूछ ले 3-4 ज़बानें लिखकर ऑप्शन में दे और पूछे कि इसमें से कदीम, या फिर क्वेश्चन में दे क्लासिकी ज़बानें कौन सी हैं, तो आपको ज़रूर वो ज़बानें याद होनी चाहिए। अब देखिए, क्लासिकी ज़बानें यानी वो ज़बान जिसकी अपनी तारीख़, आज़ाद, कवायद और असल अदबी ज़ख़ीरा रखती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लासिकी ज़बानें कहते हैं। तो वो कुल कितनी हैं, तो वो 6 हैं। 6 ज़बानें शामिल की गई हैं उनमें। वो कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, और देखिए कौन से ईयर में शामिल की गई थी ना इनको हमारे संविधान में, ये भी मैंने मेंशन किया है। तेलुगु और कन्नड़, ये जो ज़बान है ना, तेलुगु एंड कन्नड़, ये 2008 में, और मलयालम 2013, उड़िया ज़बान जो है 2014 में। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हिंदी है वो हमारी कौन सी ज़बान है? वो हमारी सरकारी ज़बान में आती है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट मैं बोल रही हूँ तो आप कहीं पर नोट डाउन कर लें, ओके। और वो हमारी कौमी ज़बान नहीं है, तो प्लीज़ इसे याद रखिए। वो हिंदी जो है वो है हमारी सरकारी ज़बान। और एक पॉइंट जो है जिसे मैंने स्टार मार्क किया है, दफ़ा 343(2) के मुताबिक अंग्रेज़ी बतौर मुअय्यन सरकारी ज़बान है। सरकारी ज़बान नहीं है, यहाँ देखिए लफ्ज़ क्या दिया गया है, अंग्रेज़ी बतौर मुअय्यन सरकारी ज़बान है। तो इस जुमले को आप ज़रूर याद रखें। और जो हमारी नेक्स्ट आता है, और हिंदी कौन सी ज़बान है? हमारी सरकारी ज़बान है, ओके ओके। तो आई होप जितने अब ये जो है, हाँ, तो चलिए ये सारे ये जो मैंने नोट्स दिए हैं ना, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी यूट्यूब पर वीडियो इनसे रिलेटेड मैंने अपलोड किए हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में वापस से कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ज़बानों की जो आपने इंग्लिश में जो LSRW पढ़ा ही होगा, वही चीज़ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि ज़बान जो है, सबसे पहले तो देखिए ज़बान सीखने की अलग अलग ये होती है, महारतें होती हैं। तो उसमें जो है ना, सबसे पहले सुनना आता है, LSRW। अब उसी को हम उर्दू में करते हैं। तो L का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? लिसनिंग, जिसे आप उर्दू में कहेंगे सुनना, और सिमात भी क्या कहते हैं? सुनना ही है। तो आपको उर्दू पेडागोजी में अगर सुनना ना दे और सिमात दे, तो आपको समझ लेना है कि वो सुनना ही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ के 2 भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पहली अहम महारत है, यानी सबसे पहले अहम महारत क्या है? सुनना है, और जिसे आप इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं श्रवण कौशल। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और बयान किया है। ये जो सुनना है ये लफ्ज़ों की बुनियाद पर भी होता है और साबिका मालूमात की बुनियाद पर भी होता है, मगर हम इसकी अगर सूरतें देखते हैं तो तामुलाती सूरतें, मतलब टेलीफोन, जो कि आप आमने सामने जैसे बात कर रहे हैं, यानी मैं टेलीफोन से अगर मैं बात कर रही हूँ तो सामने से मुझे जवाब आ रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? तामुलाती सिमात। गैर तामुलाती सिमात का मतलब होता है जैसे कि रेडियो। अब देखिए रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, या आप बोल रहे हैं तो वो रिप्लाई नहीं देंगे, सिर्फ आप सुन ही सकते हैं, यानी एक तरफ से ही काम हो रहा है, एक तरफ से ही हो रहा है। जैसे कि लेक्चर आप यूट्यूब पर या आप कोई भी ऐसे रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हैं तो आप सिर्फ सुन सकते हैं उनको, आप अपना बोलकर नहीं बता सकते ना उसी में, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है गैर तामुलाती में, जो कि यहाँ पर सुनने से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट आता है बोलना। देखिए LS का मतलब होता है स्पीकिंग, और उर्दू में उसे हम क्या कहते हैं? बोलना। अब बोलना जो होता है, बोलना यानी ये एक ज़बानी इजहार है। बोलना, आप बोलकर भी इजहार करते हो, राइट।
तो ये दूसरी अहम बुनियादी महारत है। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, तख्लीकी महारत कहते हैं। याद रखिए, बोलना जो है वो तख्लीकी महारत में आता है। अब देखिए यहाँ पर बोलना है, नेक्स्ट सुनना और जो बोलना है ये दोनों ही किस में आते हैं, फितरी अमल में। देखिए यहाँ मैंने साइड में मेंशन किया है और मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि नोट्स में जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, वो जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बताया है कि सुनना और बोलना ये एक क्या है, फितरी अमल है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो प्लीज़ आप याद रखें कि स्टार्टिंग का सुनना और जो बोलना था वो फितरी अमल में आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे कि बोलना जो है इसे तख्लीकी महारत में आता है। अब बोलना हो गया, अब हम बात करते हैं पढ़ने की। तो पढ़ना, जिसे आप ख्वानदगी भी कहते हैं, हिंदी में आप कहते हैं पठन कौशल, तो ये आपकी तीसरी महारत है। अब पढ़ने के 3 अहम अज्जा होते हैं, तो आप देखते हैं क्या क्या है इसमें 3 में। तो पहला जो है देख सकते हैं आप, छपी हुई, वेट अ सेकेंड, पहला जो है छपी हुई अलामत को पहचानना, दूसरा है आवाज़ पैदा करना, तीसरा ख़यालात को समझना। ज़ाहिर है आप जब मुताल्ला करते हैं, आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले तो वो जो छपा हुआ है, जो लिखी हुई है छपी हुई चीज़, उसको आप क्या कहते हैं, उस अलामत को पहचानते हैं। वो शीन है, वो गाफ है, वो लाम है। उसके बाद आप आवाज़ पैदा करते हैं, जैसे वहाँ पर काफ लिखा हुआ है तो आप काफ का साउंड आवाज़ निकालते हैं और फिर उस ख़यालात को, वो जो लफ्ज़ जो बन रहा है, जो वर्ड फॉर्म हो रहा है, वो उस ख़यालात को समझते हैं। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर आपका होता है पढ़ना। ओके, अब लास्ट जो आता है आपका वो आता है लिखना। लिखना जिसे आप तहरीर भी कह सकते हैं, हिंदी में आप इसे लेखन कह सकते हैं। तो ये आखिरी महारत है और ये भी किस में आता है, तख्लीकी महारत में आता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बोलना भी किस में आता है, तख्लीकी महारत में आता है। तो आप कुछ इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, LSRW। तो S और R जो है, S का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग जो है आपका तख्लीकी महारत है और लिखना जो है वो भी आपका किस में आता है, तख्लीकी महारत में आता है। तो इसके लिए आप कोई भी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, LSRW। तो सुनना, बोलना और लिखना, बोलकर लिखते हो ना, तो ये किस में आ जाता है, आपका तख्लीकी महारत में आ जाता है। तो इस तरीके से याद रखना, क्योंकि L और R जो है रिसेप्टिव स्किल, ये भी मैंने आपको इंग्लिश में लिया है और अभी मैं उर्दू में भी लूँगी, डोंट वरी। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वैसे वैसे देखते चलें। उसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद भी आप खुद से रिवाइज़ करेंगे तो बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। ओके, तो लिखना जो है ये तख्लीकी महारत में आ जाता है और मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम ही क्या होता है, लिखना। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म के आवाज़ों को ही तो आप क्या कहते हो, तहरीर की शक्ल में लिखते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट, कि सुनना और बोलना ये आपका इब्तिदाई महारतें कहलाती हैं और बोलना और लिखना ये आपका तौक़ीती महारतें कहलाती हैं। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो वेट, हाँ उसके बाद जो है ये पॉइंट देखिए, अभी मैंने आपको कहा था ना रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल को आप क्या कहते हैं उर्दू में, बस आपको वो वर्ड जानना है। रिसेप्टिव स्किल को आप कहते हैं तहसीली, जिसे आप कहते हैं अखज़ महारत। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है बहुत अच्छे से कि सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़, सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है। तो यहाँ पर आप याद रखना कौन से 2 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर तहसीली अखज़ में। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेंशन कर देती हूँ, सुनना लिसनिंग और पढ़ना यानी S। तो आपका LS जो है वो किस में आ रहा है, आपका सॉरी नॉट S, हाँ LR। देखिए LSR
W। लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। यानी फर्स्ट वाला, आप फर्स्ट वाले को अगर 3 के साथ, फर्स्ट को 3 के साथ मिलाते हो तो आपका क्या बन जाता है, वो किस में आएगा, तहसीली, या फिर आप कह सकते हैं अखज़ महारत में। अब जो बच गए आपके, यानी क्या बच गए आपके, S और W, जिसे आप स्पीकिंग और राइटिंग कहते हैं। स्पीकिंग यानी क्या, बोलना, ओके, स्पीकिंग यानी बोलना, और R यानी राइटिंग, W यानी राइटिंग, जिसे आप कहेंगे लिखना। तो बोलना और लिखना आपका किस में आ जाता है, तामीरी महारत में आ जाता है। तो प्लीज़ इन बातों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और आपका तामीरी महारत ही क्या कहलाता है, तख्लीकी महारत। ओके, यस। तो बोलना और लिखना ये आपका किस में आ जाएगा, तख्लीकी महारत। और तख्लीकी महारत को ही आप क्या कहते हैं, तामीरी महारत भी कहते हैं। तो प्लीज़ इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि दो अलग अलग नेम हैं, तो जिससे कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तामीरी महारत और तख्लीकी महारत बोथ आर सेम। अब हम आ जाते हैं इस पर, ओके, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब देखिए ये इंग्लिश में है, और आपको पता ही है कि जो डिसीज़ होते हैं तो उनके नाम कुछ उर्दू में अलग नहीं होते हैं, बल्कि वो जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को सेम उर्दू में लिख दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने कुछ मेंशन भी कर दिया है, जैसे कि डिसलेक्सिया है तो इसको उर्दू में डिसलेक्सिया लिख दिया है, डिसग्राफिया तो डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, ठीक है। तो आप ये नोट्स जो है आप इसको इंग्लिश में ही कर लेना कि डिस्थेमिया यानी कि स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, और डिसलेक्सिया यानी जिसको रीडिंग संबंधित, रीडिंग में रीडिंग करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उर्दू में इस तरीके से आएगा। पढ़ने में अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसके साथ, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, डिसलेक्सिया। ये क्या है आपका, डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया क्या है, देखो ग्राफिया मैंने आपको वीडियो लेते वक्त भी लेक्चर में बताया था, ग्राफिया ग्राफ से रिलेटेड होता है। तो आप ग्राफ यानी आप लिखने से संबंधित जाना। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है कैलकुलस, कैलकुलेटर कहाँ यूज़ करते हैं, मैथ्स में करते हैं। तो बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन करने में, जैसे 3+4 और 3×4 में वो मिस्टेक करेगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक करेगा। अफेजिया यानी लैंग्वेज में, कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को प्रॉब्लम होगी। डिस्प्रैक्सिया यानी कि जो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे कि जंप करना, दौड़ना, जो बड़े जिसमें आपके सेल्स यूज़ होते हैं एक्टिविटी के लिए, तो वो सारी चीज़ों में यहाँ के बच्चों को प्रॉब्लम होती है डिस्प्रैक्सिया में। एंड ADHD, तो प्लीज़ इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए और इसका फुल फॉर्म आप पढ़ के जाइए। ये चाइल्ड जो होते हैं थोड़े से कैसे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, ओके। एंड ऑटिज़म यानी कि ये ऐसे बच्चे होते हैं जो सोशली वो उनको कम्युनिकेट करना, 4 लोगों के साथ बैठना उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, यानी उन्हें थोड़ी घबराहट होती है, उन्हें नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और देखिए इससे एक क्वेश्चन आया भी है पेपर में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ आपको ये अच्छे से एक बार देख कर जाना है। देखिए लिखने के वक्त अगर परेशानी हो तो उसे, अभी मैंने आपको बताया था, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित। अब देखिए आइए, अभी हमने इतने टॉपिक्स किए हैं तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि ये भी अहम है कि, मतलब जब आप पढ़ते हैं, जब बच्चा पढ़ता है तो जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब सिर्फ क्या होता है, मतलब सिर्फ उसको प्रोनाउंसिएशन जो भी है, जो बोल रहा है, सिर्फ उसे पढ़ देना ही उसका मतलब होता है कि और भी जो कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हैं इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। नए अल्फाज और नए जुमलों की साख्त की आमोजिश हो, क्या ऐसा है? एक अच्छे मुकर्रर रहो, क्या ऐसा है? आपको बताना है। नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर मतन के मायने समझें। ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ को, कोई लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस लाइन का जो है मीनिंग समझना है, मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो है इस बात की सिफारिश की गई कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आप बताएं। इलाकाई ज़बानों को फ़रोग देने के लिए, बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते इसलिए, या बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए, या फितरी माहौल बेदार करने के लिए। अब आप मुझे खुद बताइए कि बच्चों को क्यों हमें मादरी ज़बान में इब्तदाई दर्जात में यानी प्राइमरी में जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को क्यों मादरी ज़बान में सिखाना चाहिए हमें, क्योंकि वो उस माहौल में घुल मिल जाएं, टीचर से भी इंटरेक्ट करे। अगर कोई बच्चा है उसे आप मादरी ज़बान में उसकी कहो कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे या किसी चीज़ के बारे में बताए, तो बच्चा बहुत अच्छे से चीज़ों को बयान करता है। मगर यही मैं उसको कहूँ कि नहीं बेटा तुम टारगेट लैंग्वेज में, तुम इंग्लिश में इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, तो वो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे डर होता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाऊँगा। तो सिंपल से इसका ऑप्शन है फितरी माहौल बेदार करने के लिए हमें बच्चों को इब्तदाई दर्जात में बच्चों को मादरी ज़बान में सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़मों और कहानियों से शुरू होती है और इसके बाद हुर्फ़ तहजी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज नज़र को अपनाया गया है, मतलब कौन सा नज़र जो है अंदाज अपनाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर ये देखिए पैटर्न देखिए, निसाबी किताब है आपकी, राइट, जो जिसमें सिलेबस होता है बच्चों का, कितने चैप्टर्स हैं, क्या है, कहानियाँ हैं, नज़में वगैरह हैं। उसमें पहले बच्चों को क्या किया जा रहा है, नज़मों फिर कहानी से शुरू होती हैं, उसके बाद हुर्फ़ तहजी जो अलग अलग लफ्ज़ हो रहे हैं उनको बताया जा रहा है, जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं उनके। तो ये जो अप्रोच होती है ना, ये जो है ऊपर से नीचे की अप्रोच है। तो आप याद रखिएगा ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों से हम आखिरी में हुर्फ़ तहजी पे आ रहे हैं, राइट। तो हुर्फ़ तहजी सिखा रहे हैं, तो यानी ये ऊपर से नीचे की अप्रोच है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जा सकती है। कौन सी ज़बान, उस अच्छे से क्वेश्चन को पहले 1 से 2 बार पढ़ना है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से, अब यहाँ पर हम टीचर की मदद ले रहे हैं और रस्मी और गैर रस्मी तरीका भी मैंने आपको बताया था। रस्मी तरीका वो जो एजुकेशन आप बाहर जाके स्कूल जाकर हासिल करते हैं, जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत, किसी की सपोर्ट होती है, जहाँ पर आपको किताबें कवायद की ज़रूरत लगती है, ठीक है। और गैर रस्मी का मतलब ये है जो आप घर बैठे अपने जो मादरी ज़बान है सीख लेते हैं, उसके लिए ना तो आपको बुक पेन कॉपी किसी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने आस पास के माहौल से चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर उस्ताद और रस्मी आ गया है, तो अब आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। देखिए दूसरी ज़बान, मादरी ज़बान, पहली ज़बान ही तो मादरी ज़बान होती है ना। और घरेलू, घर में बोली जाने वाली, तो बिल्कुल भी गलत है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपका राइट ऑप्शन है दूसरी ज़बान। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखने हैं। उस्ताद नन्हे तुलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो नन्हे बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग में बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो उस्ताद क्या करते हैं, कई दफ़ा उनको पढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हुए कि ये पेंसिल है, ये डस्टर है, ये चौक है। कोई ग्रीन सब्ज़ी के बारे में अगर पढ़ा रहा है सर, तो वो उनको ग्रीन सब्ज़ी ला कर दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं जो टीचर्स होते हैं। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, ये बोल रहा है इस ऑप्शन में कि हम अशिया की वजह से हम उस अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी है क्या? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ये लफ्ज़ों की सही तलफ़्फ़ुज़ की तदरीस में मुइन साबित होती है, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चीज़ें दिखाने से बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नन्हे तुलबा मजरू व फ़िक्र के आहिले नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें इनके बहर आमोजिश में मुइन होती है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चे जो होते हैं वो
जो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बच्चे सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि आप जब बड़ी जमात में जाते हैं तो हम कैसे अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को हम अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको 3D में बात करूं तो आप चीज़ों को नहीं सपोज कर पाओगे, वो आपको दिखाना होगा तो मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। तो वैसे ही छोटे बच्चों में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उतने अच्छे से डेवलप नहीं होती है, इसलिए उस्ताद को वो चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो ये आपका अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट एक और है कि तुलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं इनसे मरतूब करने और अपनी ज़बान में अदा करने में भी मुइन होते हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, मगर इससे बेटर ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला है। तो थर्ड आपका राइट ऑप्शन होगा। ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि, अब आप ये बताइए कि ये क्या, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ये क्वेश्चन है हमारा, ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? अब यहाँ पर जो है ये बोला गया है लैंग्वेज, जब लैंग्वेज में जो है आपकी लिटरेचर को क्यों शामिल किया गया है या क्यों किया जाता है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश के ज़रिया है। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका राइट है। अगर मैं इसका अगर आपको मीनिंग समझाऊं तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है मुस्तनद ज़बान, यानी कि जिसे आप इस जुमले का मतलब समझ सकते हैं कि ऑथेंटिक लैंग्वेज की टीचिंग एंड लर्निंग का क्या है, ये ज़रिया है। इसलिए हमें लिटरेचर को अपनी लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनके कवायद नहीं जानते। तो ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, ये किसने कहा है? तो यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड मेकाइल ने कहा है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जिनके कुछ थॉट्स वगैरह आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम चोम्स्की। आपको याद ही होगा, चोम्स्की ने एक डिवाइस बताया था जिसे आप कहते हैं LAD। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ हम मूव होते हैं। तो इस तरीके के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप ये क्वेश्चंस को 1 से 2 बार आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजिदा किसी किताब के वरक को क्या कर रही हैं, पलट कर देख रही हैं। इस तरह वो क्या कर रही हैं, साजिदा है या साजिद है, ठीक है, जो भी हो, क्या कर रहे हैं, जो भी उनके वरक हैं उनको पलट कर देख रहे हैं। तो बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, एक्चुअली में संजीदगी से पढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो वरक पलट रहा है। सरसरी मुताला कर रहा है? नहीं। तस्वीर देख रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तस्वीर भी अगर आप देखोगे तो आप रोक कर देखोगे ना उसे। किसी मखसूस चीज़ को तलाश कर रहा है? ऑफ कोर्स साजिदा जो है किसी मखसूस चीज़ को तलाश कर रही है वर्क पलट कर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके उर्दू पेडागोजी में बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुलबा में रटने की आदत होने की वजह से इनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसके साथ आपको जाना है। वो जमात के तदरीसी मशागल से कट जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। इनके जहन की नशोनुमा नहीं होती? ऐसा भी नहीं है। रटना जो है, जैसे बच्चे जो है किसी चीज़ को बाय हार्ट, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे, रट कर याद कर लेते हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती, नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं है। तुलबा खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, यानी जो उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है खुद पर, वो ख़त्म हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और तो लास्ट ऑप्शन आपका बचा, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते। मतलब वो पढ़ते तो हैं क्योंकि उनको दिया गया है, वो रट रहे हैं, यानी कुछ तो कर रहे हैं ना वो पढ़ाई के मामले में। तो रटना इन द सेंस कि वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगा रहे, यानी कुछ भी सोच समझ नहीं रहे, बस जो दिया गया है वो रटना है हमको। तो राइट ऑप्शन 4th है। अब इस तरीके से नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए
अगर आप ज़बान को आप बेहतरीन तरीके से मतलब उसे अगर आप पेश करना चाहें तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? ज़बान का बेहतरीन तरीका। क्या आप ऐलान करेंगे? बिल्कुल नहीं। इज्तिमा के ज़रिए आप बयान करेंगे? नहीं। इनमें से सभी बिल्कुल नहीं। सबसे ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है तबादला के ज़रिए, यानी कि तबादला यानी आप क्या करेंगे? बताएंगे एक दूसरे को, जिसे आप कम्युनिकेशन का ज़रिया कहते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है, ओके, ज़रिया होता है ये। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? मादरी ज़बान। क्या मादरी ज़बान सीखना पड़ता है हमें? वो तो हम सीख ही जाते हैं ना। मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, इलाकाई ज़बान, कोई तीन ज़बान। तो मैंने जो NCF पढ़ाया था उसमें कोई तीन, जो सालाफी फार्मूला था उसमें भी कोई तीन ज़बानें आती हैं आपकी। तो आपको याद रखना है कि कोई तीन ज़बान की तरफ आप, वो आपका सबसे परफेक्ट और राइट आंसर होगा। चलिए अब कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लेते हैं, बिकॉज थोड़े से क्वेश्चन और थोड़े से टॉपिक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। रूब्रिक्स यानी तालिबे इल्मों का अंदाज़ा कद्र करने का एक आला होता है। तो अगर ये पेपर में आ जाए तो ये ना सोचना कि ये क्या आ गया, ये क्या कुछ रोबोट से रिलेटेड है। जी नहीं, ये बच्चों को अंदाज़ा करने का एक क्या है? आला है। ओके, स्कैप फोल्डिंग आपको पता ही होगा कि ये वर्ड जो है स्कैप फोल्डिंग, ये किसका नज़रिया था? ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस टर्म को डिफ़ाइन किया था, बताया था? तो ये वाइगॉस्की ने बताया था। किसी काम को करने के लिए तालिबे इल्म की मदद करना ही स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। यानी कि बच्चा जो है अपने इब्तदाई दौर में जब किसी की हेल्प लेता है, जैसे वो साइकिल चलाने के लिए या एक्टिवा वगैरह चला रहा है, तो वो टाइम पर जब वो किसी से हेल्प लेता है तो उसे ही आप क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और स्कैप फोल्डिंग ये आपकी टेम्पररी हेल्प होती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसे हेल्प करेंगे, हमेशा उसको आप पीछे से पकड़ोगे तो वो साइकिल अपनी चलाएगा, ऐसा नहीं है। ये टेम्पररी यानी कुछ वक्त के लिए हम ये हेल्प बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये जो स्कैप फोल्डिंग अमल जो है आर्जी होता है, जो कुछ वक्त के बाद क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ओके, अब कोड स्विचिंग यानी जैसे कि यहाँ पर जो है एक ज़बान में बोलते बोलते दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने पहले इंग्लिश में बोल दिया सिट डाउन, और फिर बाद में उसे हिंदी में मैं कह दूँ या उर्दू में कहूँ बैठ जाओ, तो दोनों ज़बानों का मैंने इस्तेमाल किया। ओके, और यहाँ पर आता है कोड मिक्सिंग। तो कोड मिक्सिंग मतलब हिंदी उर्दू या हिंदी इंग्लिश वटेवर, जो भी दो लैंग्वेज है उनको मैं मिक्स करके बोलूँगी। जैसे कि आज मेरा रिज़ल्ट आ गया, आज मैंने इसको सपोर्ट किया, तो सपोर्ट एक इंग्लिश वर्ड है, बाकी सारे उर्दू हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर डैश है, क्या करता है? कुदरती तौर पर हासिल करता है, सीखता है, नकल करता है। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल कॉमन सी बात है कि बच्चा जो है कुदरती तौर पर हासिल ही करेगा ना। ठीक है, नकल करना भी कह सकते हैं क्योंकि इमिटेट भी करते हैं बच्चे, कॉपी भी करते हैं, मगर कुदरती तौर पर अगर आप ये कहें तो इस पे बच्चों को बिल्कुल भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चा क्या करता है? ज़बान को, अपनी मादरी जो अपनी पहली ज़बान होती है उसको तो कुदरती तौर पर क्या करता है? हासिल करता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। उस्ताद चौथी जमात के तुलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई करते हैं। अगर मौजू मुताल्लिक हो, इन चीज़ों से मुताल्लिक हो, तो मतलब कि एक चौथी जमात का बच्चा है। अब चौथी जमात का बच्चा यानी प्राइमरी में, मतलब वो कितना छोटा है आप खुद समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में कितनी चीज़ें हो सकती हैं, किस किस चीज़ से रिलेटेड। तो कौन सा मौजू हो सकता है? क्या वो कौमी सालमियत पर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो चौथी जमात का बच्चा है। तो आप खुद सोचें, माहौलियाती मसाइल, अभी वो नहीं जानता है माहौलियाती मसाइल क्या है क्योंकि वो चौथी जमात का बच्चा है। ज़ाती ज़िंदगी, समाजी मसाइल से। देखिए तो इसका राइट ऑप्शन ज़ाती ज़िंदगी, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड में बच्चा है तो वो खुद के बारे में ज़्यादा जानता होगा, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी हॉबी, उसको क्या खाना पसंद है, क्या कहाँ जाना पसंद है, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से मेंशन कर सकेगा, लिख सकेगा।
ओके। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी पॉइंट्स मुझे यहाँ पर बताने हैं आपको, जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जेल में दर्ज जेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, मैंने अभी जो आपको अपनी नोट्स में बताया था, मैंने 2 नेम बताए थे आपको, याद है, तहसीली महारत और अखज़ी महारत। तो वो 2 नाम थे। यहाँ पर देखिए ये जो वसूल वर्ड आया है, ये जो लफ्ज़ वसूल है, वेट 1 मिनट, ये जो वसूल करना जो यहाँ मेंशन है, वेट, हाँ, वसूल करना, तो ये वसूल जो है, ये वसूल ही क्या है, इसका जो दूसरा नाम है वो है अखज़ी महारत, और जिसे मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था तहसीली महारत। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि LSRW, ओके। तो इसमें अखज़ी महारत में पहला और कौन आ जाएगा, 3rd वन। पहला क्या था आपका, लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, तो ऑप्शन में सुनना इधर है। और सुनना के साथ किसको लेना है, रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, 3rd ऑप्शन के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि कोई भी वर्ड है जिसके 2 या 2 से ज़ायद नाम है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वसूल करने से मुराद यानी कि कौन सी महारत की बात हो रही है, अखज़ महारत, अखज़ी महारत भी कहते हैं, तहसीली महारत भी कहते हैं उसे, जो कि फर्स्ट L और S को छोड़ देना है और R को लेना है, यानी सुनना और पढ़ना। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसीलिए आप अच्छे से देख के जाएंगे। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ के मैंने यहाँ पर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि हम तालीम का हक 2009 का, एक्चुअली ये पुराना हो चुका है, मगर CTET का कोई भरोसा नहीं है, मे बी कोई क्वेश्चंस आपके इसमें से भी आ जाएं, तो आपको स्किप नहीं करना है। तो देखिए तालीम का जो हक है 2009 का, और अभी तो न्यू जो आई है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है 2020 वाली, वो तो हमने पढ़ लिया। अब 2009 में भी क्या है ज़रा एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में से कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये था तो 2009 का, मगर ये आया, मगर इसको लागू किया गया पूरे भारत में कब, 10 अप्रैल, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये भारत के हर स्टेट पर क्या हुआ, अप्लाई किया गया, इसे लागू करवा दिया गया। क्या था इसका मकसद, इस पॉलिसी का मकसद ये था ऑफ कोर्स कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मुफ्त देना है, कोई भी उनसे पैसे वगैरह नहीं लेने हैं। और एक और चीज़ बोली गई थी, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिसे आप माजूर तुलबा कहते हैं, उनको 6 से लेके 18 यानी उनको 2 साल की और ज़्यादा कंसेशन था। जैसे कि आप अभी भी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें देखते हैं जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनका अलग उनको थोड़ा कंसेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 से लेके 8वीं तक शामिल किया गया था, और जो है ये सारी चीज़ें आर्टिकल 350 में बताया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये बोला गया है तमाम स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी, और जो EWS कैटेगरी में जो भी आते हैं तुलबा उनको 25 रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। यहाँ पर तुलबा और उस्ताद का तनासुब, ये मैंने इंग्लिश वीडियो में भी शेयर किया था कि कैसा होगा तनासुब, 1:30 यानी 30 तुलबा 30 बच्चों में एक टीचर होंगी। कहाँ पर, प्राइमरी लेवल में, और जो मिडिल लेवल आता है उसमें एक टीचर 35 स्टूडेंट में होनी चाहिए, और 8वीं जमात तक किसी भी तुलबा को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमारा तालीम हक कौन सा था, 2009 का था। ओके, अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हैं, बट चलिए सरसरी तौर पर हम इसे देख ही लेते हैं। पैमाइश के 4 नमूने होते हैं। आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, जिसे आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, अब देखिए ये जो के लिए, का कद्र, के लिए कद्र,
कद्र बतौर आमोजिश, आमोजिश में अंदाज़ा कद्र, इसमें भी कन्फ्यूजन आती है। एग्ज़ाम आप जब पेपर देने जाओगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा, अभी आप देखोगे हाँ इट्स ओके है, बट जब आप पेपर में बैठते हो तो इन चीज़ों को लेके तो बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इसे आप बहुत अच्छे से देखें। अब आमोजिश का अंदाज़ा कद्र यानी जिसे आप कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं कैसे याद रखती हूँ। ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ का मतलब जब लेक्चर ख़त्म हो गया है, सीखने के बाद, यानी आपने सीख लिया, अब उसके बाद तो बच्चे जो है सीखने के बाद किया गया अंदाज़ा कद्र, यानी टीचर ने सिखा दिया है, अब क्या कर रहे हैं आप, अंदाज़ा कद्र कर रहे हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। तो ये चीज़ आपकी किस में आ जाती है, आमोजिश का अंदाज़ा कद्र में। इसमें अहम किरदार ऑफकोर्स टीचर मौलिम का होगा। एक मुतैना मुद्दत के बाद तुलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है, जैसे मसलन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है सालाना इम्तिहान, टीचर ने आपको 3-4 महीने जो सिखाया, जो पढ़ाया, अब आपके पेपर्स लेंगे तो रिजल्ट्स में वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपने कितना सीखा है, ग्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक तरीके से आपको गलतियों का पता भी लगता है। सॉरी, ये कहाँ स्क्रॉल हो गया है, वेट अ सेकेंड। गलतियों का पता लगाना वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, तो यहाँ पर क्या होगा, आमोजिश के लिए, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए किया गया, ठीक है, अंदाज़ा कद्र। तो तुलबा का अहम किरदार यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तुलबा की सलाहियत हो गई, जैसे कि दाखिला इम्तिहान, जैसे कि कोई कोर्स में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उस वक्त उसको देखा जाता है, बरपा जाता है कि बच्चा इस चीज़ के लिए कैपेबल है या नहीं है। आमोजिश के लिए यानी उसे सीखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए किया गया अंदाज़ा कद्र क्या कहलाता है, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र। अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश यानी असेसमेंट एज लर्निंग, यानी ये तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर बच्चा जो है इतना मतलब बड़ा हो गया है कि खुद से खुद का अंदाज़ा कद्र करता है, तो इसका ताल्लुक़ तशखीसी में आ जाता है, ये भी याद रखना है। एंड जो फोर्थ, जो पैमाइश का चौथा जो नमूना है वो है आमोजिश में अंदाज़ा कद्र, असेसमेंट इन लर्निंग। तो यहाँ पर आता है कि तदरीस के दौरान ही हम अंदाज़ा कद्र करते हैं, मतलब टीचर अगर लेक्चर ले रही है तो लेक्चर के वक्त ही टीचर क्वेश्चंस कर करके अंदाज़ा लगा लेती है कि बच्चों को कितनी नॉलेज पहले से है और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। यहाँ पर कुछ मादरी ज़बान जैसे कि बच्चा माँ की गोद में आता ही है तो उसे मादरी ज़बान उसकी मिल जाती है, तालीम मिल जाती है मादरी ज़बान की। और मादरी ज़बान जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि मे बी माँ जो हो वो इंडियन हो मगर फादर जो हो वो फॉरेनर हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, दोनों ही लैंग्वेज को सीख लेगा और दोनों ही उसकी क्या बन जाएंगी, मादरी ज़बान। नेक्स्ट आता है म्यारी ज़बान। म्यारी ज़बान को हम क्या कहते हैं, दूसरी ज़बान कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहें सेकेंड लैंग्वेज। तो बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है, तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि बच्चा 4 साल का है, काफ़ी चीज़ें वो बोलने लगता है, समझने लगता है चीज़ों को मादरी, और वो भी मादरी ज़बान में है तो वो जल्दी से उस चीज़ों को क्या करता है, इक्तिसाब कर लेता है। बच्चा पहली बार स्कूल में जब दाखिल होता है तो वो तकरीबन जो है 5000 अल्फाज जानता है। इसलिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि बच्चा स्कूल में एक कोरे स्लेट की तरह, कागज़ की तरह वो स्कूल आता है, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसको तकरीबन 5000 जो अल्फाज होती हैं वो उनको जानता है, और मादरी ज़बान तो वो जानता ही है, एज वेल एज़ दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो भी थोड़ा बहुत जो है उनके वर्ड्स वो जानता है, समझता है बच्चा, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और मादरी ज़बान जो होती है बच्चों की, वो फितरी
तौर पे बच्चा सीख लेता है। उसमें बच्चों को कोई किताब वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई कवायद वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। और राइट टू एजुकेशन एक्ट अभी मैंने 2009 का पढ़ाया ही है कि आर्टिकल 350 हमें कहती है कि हमें मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का क्या है, हक है। अब इस लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हम साइकोलॉजिस्ट को देख लेते हैं, जैसे कि नोम चोम्स्की, हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, और इन्होंने LAD करके एक डिवाइस भी दिया था। ठीक है, ये लोग सब मशहूर माहिर नफ्सियात हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, ज़बान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है, एक अनापरस्त और दूसरी जो होती है वो होती है समाजी। अनापरस्त यानी ज़बान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में करता है, और दूसरा जो होता है दूसरों को मुखातिब करने में। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। और प्याजे और वाइगॉस्की का नज़रिया, तो प्याजे जो थे, जीन प्याजे, तो वो जो थे, दिमाग एक कोरे स्लेट के मानिंद होता है, यानी बच्चों का जो दिमाग होता है वो एक कोरे स्लेट के मानिंद होता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो से खमशा जो होता है, खमसा जैसे कि नाक, मुंह, ये सारे जो आज़ा होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ऐसा कहना किसका है? प्याजे का है। और वाइगॉस्की का नज़रिया उसी तरफ हम देख लेते हैं। तो वाइगॉस्की ये कहते हैं इंसानी सकाफत और हयाती समाज नशोनुमा का नज़रिया पेश किया है। मतलब वाइगॉस्की तो ये कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो समाज से मिलजुल कर ग्रुप में, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सब वाइगॉस्की के हैं कि बच्चा जो है ग्रुप में मिलकर सीखता है, समाज से सीखता है। तो ये सारे अगर वर्ड्स आ जाएं तो आप वाइगॉस्की के साथ राइट ऑप्शन है आपका। पावलोव और स्किनर, तो इन्होंने क्या कहा था? इक्तिसाब का अमली मशरूत नज़रिया पेश किया। मिसाल के तौर पर मश्क, नकल, रटने से सुनना, दोहराने की कोशिश। मतलब जैसे इमिटेशन, आप इंग्लिश में सुने होंगे कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, बड़ों की नकल करके सीखता है। अगर आप छोटे बच्चों के आगे कोई भी चीज़ करें तो बच्चा भी क्या करेगा? ब्रश लेगा। जैसे आपने एक बच्चे के सामने कोई ऐसी एक्शन कर दी तो बच्चा भी क्या करेगा? उसी चीज़ को दोहराता है, पहले नकल करेगा, फिर उसको क्या करेगा? रटता है, उन चीज़ों को सुनता है, देखता है, रटता है। यानी रटना, दोहराना, नकल, ये सारे जो मैंने लफ्ज़ दिए हैं ना, ये सब इसमें शामिल है। तो ये पैमाइश के 4 नमूने ये हो चुका है हमारा। अब आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने शायद कुछ स्किप किया हो तो मैं चेक कर लेती हूँ। NEP डन, ये हो चुका है हमारा। कौमी दरसियात भी हमने कर लिया है। डोंट वरी, ये PDF मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम लिंक पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, ये एक पेज आई थिंक रह गया है। तो यहाँ पर दिया है मौलजाती व सलाहिती तदरीस। इसका मतलब मैंने उर्दू में मेंशन किया है, ज़बान की आमोजिश में तलबा को होने वाली दरपेश मुश्किलात की निशानदही करना और उनके लिए मुनासिब हल निकालना ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि उसको पढ़ने में, लिखने में, यानी किसी भी चीज़ में परेशानी या प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ को ढूंढ कर निकालना। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट में कोई कमी होती है, मगर कई बार अब ऐसा भी होता है कि जो सामने पढ़ाने वाला है वो अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा सा क्या करे, अलग कर दे, थोड़ा सा वे जो है चेंज करे। तो वे चेंज करने से भी बच्चों में क्या आती है? अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उन्हें समझ में आता है। तो हमेशा हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे में ही कमी है, बल्कि जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी अपने मेथड और अपने टीचिंग वे को देखना है कि हमसे तो कोई कमी व बेशी नहीं हो रही है, और अगर कोई कमी है तो उसे चेंज किया जाए। तो उस प्रोसेस को यहाँ पर मालजाती व इस्लाही तदरीस का नाम दिया गया है। अब तहसीली अखज़ी महारत, जिसे मैंने अभी वसूल महारत भी मैंने बताया था, जिसमें सुनना और पढ़ना आ जाता है। तख्लीकी महारत को ही हम तामीरी महारत कहते हैं, जिसमें बोलना और लिखना आता है। तो ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, तो आप एक बार देखकर इस तरीके से जाइएगा। इस्तखराजी तरीका, यानी कि ये पुराना तरीका है और जिसमें पहले उसूल
उसूल से मिसाल पर लेकर जाया जाता है। मतलब जो उस्ताद होंगे वो बच्चों को पहले उसूल बताएंगे, उसूल बताने के बाद मिसालें देंगे। और इस्तिक़राई तरीके में क्या होता है, ये एक जदीद तरीका है। यहाँ पर पहले उस्ताद जो होते हैं पहले बच्चों को मिसाल देते हैं, फिर मिसाल के बाद उसूल बताते हैं। तो ये प्लीज़ दोनों ही तरीके याद रखिएगा, इस तरीक़ों पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ये पेज भी हो चुका है। नई तालीमी पॉलिसी, आई थिंक ये भी डन। हाँ, ज़बान तो हाँ, आई थिंक जितना हमने मतलब जितना इस PDF में था, जितने भी क्वेश्चन ये जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो गए हैं। और जो ऐसे थोड़े बहुत तो जो इजी टॉपिक थे जो कि आपको मालूम ही होगा, जैसे आमोजिश किसे कहते हैं, इक्तिसाबी अम्ल क्या होता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने नहीं लिया है, बल्कि मैंने इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। बट स्टिल अगर कुछ रह गए होंगे तो मैं एक और वीडियो में उसे कवर कर दूंगी। तो अब आप जो है एक बार इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के बाद अगेन आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गूगल से मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू।